अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तलहा अनवर और आज हम बात करेंगे कि अगर आप स्टडी वीज़े पर यूके जाना चाहते हैं तो क्या वाकई आप विदाउट आइल्स यानी कि आइल्स दिए बगैर स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है कि अक्सर वो मार्केटिंग पोस्ट देखते हैं, सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं कि जी कोई स्टूडेंट था जिसने आइल्स नहीं दिया और वो इस वक्त यूके में है, तो हम क्यों नहीं जा सकते विदाउट आइल्स। तो सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि विदाउट आइल्स का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने आइल्स नहीं दिया तो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव टेस्ट आपको ज़रूर अपीयर होना है, या फिर आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल अगर आप कर देते हैं तो यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको आइल्स वेव कर देती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका बैकग्राउंड है ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स का, जिसमें आपने इंग्लिश में ए, बी या सी ग्रेड अगर लिया है, तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अंडर ग्रेड लेवल पर और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पोस्ट ग्रेड लेवल पर भी, यानी कि आपने ओ लेवल्स और ए लेवल्स अपना कंप्लीट किया, उसके बाद आपने पाकिस्तान में रहते हुए बैचलर्स भी कंप्लीट कर लिया और अब आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ योर ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स इंग्लिश ग्रेड आपकी आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वेव कर दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि जो पाकिस्तान में इंटरमीडिएट का एक स्टेटस होता है कि जी इंटरमीडिएट करते हैं मेट्रिकुलेशन के बाद स्टूडेंट्स, उनके लिए फिर क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं कि अगर आपने इंग्लिश में पार्ट 1 और पार्ट 2, इंटरमीडिएट जो होता है वो स्प्लिट होता है, पार्ट 1 फर्स्ट ईयर जिसको हम कहते हैं, देन पार्ट 2, उसमें अगर इंग्लिश में 75% या उससे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं तो उनको भी अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड लेवल पर, यानी कि चाहे वो बैचलर्स करने जाएँ या मास्टर्स करने जाएँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स की रिक्वायरमेंट को वेव कर देती हैं। तीसरी बात आती है कि हमने पाकिस्तान में रहते हुए, इंडिया में रहते हुए या साउथ एशिया में रहते हुए अपना 4 इयर्स का बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है, तो इसकी बेसिस पर क्या कोई यूनिवर्सिटी यूके में आइल्स की रिक्वायरमेंट को वेव कर सकती है या नहीं? बिल्कुल कर सकती है। अगर आपने एक पाकिस्तान की सेक्शन 1 यानी कि एक अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी के साथ अपने 4 साल का बैचलर्स कंप्लीट किया है, और ना सिर्फ कंप्लीट किया है बल्कि उसमें जो आपकी सीजीपीए है या जो परसेंटेज है वो अच्छी है, अच्छी से मुराद ये होता है कि 60% एंड अबव है, सीजीपीए 2.5 से लेके 3 तक या 3 एंड अबव, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का पाकिस्तान में ग्रेडिंग स्केल जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो अगर आपकी अच्छी सीजीपीए है कि यूनिवर्सिटी अगर आपको एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का लेटर देती है कि इन 4 सालों में आपकी जो पढ़ाई थी, आपके जो एग्जामिनेशंस थे, आपकी जो रिसर्च थी, आपकी जो असेसमेंट थी, उस सब का मीडियम जो था वो इंग्लिश था, जिसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी कहा जाता है, तो उसकी बेसिस पर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके आइल्स की रिक्वायरमेंट्स को वेव कर देती हैं। अब आते हैं कि क्या अगर हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो सेक्शन 1 में भी नहीं आती, हमारे इंग्लिश में इंटरमीडिएट में 75% मार्क्स भी नहीं थे, हमारा ओ लेवल्स और ए लेवल्स का बैकग्राउंड भी नहीं था, तो अब क्या सूरत बनेगी कि हमें यूनिवर्सिटी आइल्स की रिक्वायरमेंट को वेव कर दे। अब बात शुरू होती है ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस की। सबसे पहले अभी जब प्री पेंडेमिक या पोस्ट पेंडेमिक की जो सिचुएशन है उसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ बहुत रैपिडली चेंज हुई हैं। जब पेंडेमिक था तो पाकिस्तान में, इंडिया में, साउथ एशियन कंट्रीज़ में आइल्स के जो सेंटर्स थे, चाहे वो प्रिपरेशन के लिए हों या एग्जामिनेशन सेंटर्स हों, वो ओपन नहीं थे। तो उस दौर में यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया कि कुछ ऑल्टरनेटिव टेस्ट को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहला टेस्ट आया डुओलिंगो, जो एक ऑनलाइन टेस्ट है, आप अपने घर पे बैठते थे, उसकी फ़ीस भी आइल्स से बहुत कम है। अगर आइल्स आपका 40-50 हज़ार रुपये का है तो वो आपको कोई 7-8 हज़ार रुपये में मिल जाता था, और उस टेस्ट का रिज़ल्ट भी आइल्स से मुकाबले में ज़रा जल्दी आ जाता था। तो ड्यूलिंगो एक टेस्ट था। साथ साथ एक टेस्ट है जिसको पीटीई कहते हैं, पियर्सन टेस्ट होता है, वो भी इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट्स को पसंद आता है क्योंकि उसका जो असेसमेंट का लेवल है या आपकी जो वैल्यूएशन है वो ज़रा ईजी हो जाती है। यानी अगर मैं कंपेयर करूँ कि एक स्टूडेंट आइल्स अपीयर करता है और उसके रिक्वायर्ड बैंड जो हैं वो 6.5 या 7 बैंड्स हैं, तो अगर वो पीटी थोड़ी कम तैयारी के साथ भी उसमें अपीयर होता है तो वो बैंड्स, जो रिक्वायर्ड बैंड्स हैं, वो लेकर आ जाता है। और पीटीई का जो टर्न अराउंड टाइम है रिज़ल्ट का वो भी बहुत अच्छा है। यानी कि अगर आप पीटी किसी दिन अपीयर होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सेम डे, अदरवाइज नेक्स्ट डे आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाता है, तो इससे आपका टाइम सेव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल
आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, आइल्स की तैयारी करते हैं और फिर 15 दिन बाद उसका रिज़ल्ट आपको मिलता है और पता चलता है कि आपका ओवरऑल बैंड कम आ गया या किसी एक मॉड्यूल में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग या लिसनिंग में कम आ गया, तो अब आपको दोबारा अपीयर होना पड़ेगा, 15 डेज़ फिर से वेट करना पड़ेगा रिजल्ट का। तो अगर इस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप PTE ज़रूर दें, पियर्सन टेस्ट दें, ताकि अगर खुदा न खास्ता आपका किसी मॉड्यूल में बैंड कम भी आता है तो आप वेरी नेक्स्ट डे दोबारा दे के और उसका रिज़ल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया कि अपना कोई इंटरनल टेस्ट भी डिज़ाइन किया। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र करती हैं अपने इंटरनल टेस्ट को, जिसमें वो उसी तरह गेज करती हैं, चारों मॉड्यूल्स होते हैं, उसकी असेसमेंट होती है, आपकी जो स्पीकिंग होती है, रीडिंग होती है, लिसनिंग होती है, राइटिंग होती है, वो चारों मॉड्यूल्स को असेस करते हैं। उनका अपना एक क्राइटेरिया है और अगर आप उसको मीट कर लेते हैं तो वो आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट को वेव कर देता है। एक और टेस्ट जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मकबूल है, दैट इज़ लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जिसको हम लैंग्वेज सर्ट भी कहते हैं। उसके भी कुछ लेवल्स हैं, B1, B2, हाई पास, कम्युनिकेटर, और उस पर भी सारे मॉड्यूल्स हैं और वो भी आप ऑनलाइन अपीयर हो सकते हैं, घर में बैठ कर भी दे सकते हैं और उसका रिज़ल्ट का टाइम 3 to 5 डेज़ होता है। तो वो भी थोड़ा सा आपको, अगर आपको डेडलाइंस आपकी अप्रोच हो रही हैं और आपको उसको कैच करना है तो आप PT के साथ लैंग्वेज सर्ट को भी एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि अगर आप लैंग्वेज सर्ट दे दें तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उसका ऑनलाइन वर्जन भी एक्सेप्ट कर रही हैं जनवरी 2023 इनटेक और उसके बाद आने वाले इनटेक्स के लिए। अब बात करते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो आपको प्री सेशनल ऑफ़र करती हैं। प्री सेशनल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट है 6 मगर आप बैंड्स लेकर आ गए हैं 5.5 या 5, तो यूनिवर्सिटी उसकी गेज करती है कि आपको कितने वीक्स का प्री सेशनल UK जाके करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपका फॉर एग्जांपल जनवरी इनटेक है और आपको प्री सेशनल में जाना पड़ता है, तो आपको 2 महीने पहले जाना पड़ेगा। पहले आप अपनी इंग्लिश को बेहतर करेंगे, आप इंग्लिश की क्लासेस लेंगे, आपका एक टेस्ट होगा, अगर आप वो क्लियर करेंगे तो फिर आप अपना बैचलर्स या मास्टर्स को स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन इसकी जो फ़ीस स्टार्ट होती है वो 1500 पाउंड से स्टार्ट होती है और 4000 पाउंड्स तक जाती है। और अगर हम आज के पाउंड के रेट से इसको कैलकुलेट करें तो समझें 3 लाख रुपए पाकिस्तानी से 8 से 10 लाख रुपए पाकिस्तानी। तो प्री सेशनल पर अगर आप UKVI को देखें या उनके होम ऑफिस को देखें और वीज़ा डिसीजन को देखें तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि एक स्टूडेंट है, उससे आइल्स नहीं हो रहा, वो अंग्रेज़ी में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा और वो अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए 3 लाख से 8 लाख रुपए पे कर रहा है, जबकि वो आइल्स अपने मुल्क में रहते हुए तैयारी भी कर सकता है और पे भी कर सकता है और उसको क्लियर कर सकता है, जो 40 से 50 हज़ार रुपये का टेस्ट है। तो 40 से 50 हज़ार का टेस्ट देने के बजाय क्यों कोई 8 से 10 लाख रुपए पे कर रहा है? तो वो समझते हैं कि आपके मोटिव्स UK पहुंचने के कुछ और हैं या फिर आपकी जो एक प्रोफाइल है वो एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल से थोड़ी सी नीचे है, जिसकी बेसिस पे कुछ स्टूडेंट्स के वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाते हैं। इसलिए प्री सेशनल इज़ द लीस्ट रिजॉर्ट फॉर पाकिस्तानी एंड इंडियन स्टूडेंट्स या साउथ एशियन स्टूडेंट्स। कोशिश ये करनी चाहिए कि या तो आइल्स या फिर जो अल्टरनेटिव टेस्ट हैं जो ख़ास यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं उस टेस्ट को अपीयर किया जाए ताकि आपके वीज़े पे इसका कोई इम्पैक्ट ना आए। अब सवाल ये होता है कि अगर हमने आइल्स नहीं दिया, चाहे वो हमने ऑन द बेसिस ऑफ O लेवल्स A लेवल्स अपनी रिक्वायरमेंट को मीट किया है, अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे मीट किया है या फिर किसी ऑल्टरनेटिव टेस्ट की बेस पे वेव किया है, तो क्या जब हम वीज़ा अप्लाई करेंगे तो क्या एम्बेसी की भी कोई रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमको अगेन आइल्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देखें, इसको बड़ा टेक्निकल मामला है, इसको बड़ा समझना पड़ेगा कि जब यूनिवर्सिटी आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट इशू करती है, दैट इज़ CAS, कन्फर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़, उसमें एक नोट ऐड किया जाता है आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि एविडेंस क्या क्या आपने यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड किए। अब अगर आपने उनको आइल्स की जगह कोई ऑल्टरनेटिव टेस्ट जो है वो सबमिट कराया है तो वहाँ पर मेंशन किया जाएगा कि जी इस स्टूडेंट ने हमको PT का स्कोर दिया, लैंग्वेज सर्ट दिया, डुओलिंगो दिया या फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर दिया, या फिर यूनिवर्सिटी इन सारी चीज़ों से बरी ज़िम्मा होकर लिख देगी कि यूनिवर्सिटी ने असेसमेंट कर ली है कि इस स्टूडेंट की अंग्रेज़ी कैसी है, तो एम्बेसी को आपको आइल्स देने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स का बड़ा आता है कि सर हम आइल्स तो देना चाहते हैं, लेकिन आइल्स देने के लिए हमने बहुत सारी खबरें सुन रखी हैं कि पाकिस्तान में ब्रिटिश काउंसिल भी आइल्स को जो है वो पार्टनर करता है, साथ साथ AEO भी पार्टनर करता है और कुछ और बॉडीज़ भी हैं। तो हमने ये सुना है कि किसी का अगर हम आइल्स दें तो उसमें बैंड्स आपके ईजीली आ जाते हैं और कुछ में जो है वो बैंड्स नहीं आ पाते। देखें, ये एक मिथ है।
आपकी जो वैल्यूएशन है उसका जो पैमाना है आपकी अंग्रेज़ी को जांचने का वो तकरीबन बराबर है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जी अगर मैं ब्रिटिश काउंसिल से दूंगा तो मेरे बैंड्स नहीं आ पाएंगे जो रिक्वायर्ड हैं, और अगर मैं AEO से दूंगा तो मेरे रिक्वायर्ड बैंड्स आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप दोनों जो बॉडीज़ हैं उनके साथ आप काम कर सकते हैं, बट जो रिकमेंडेड है वो ब्रिटिश काउंसिल है। तो अगर आप ब्रिटिश काउंसिल से अपना आइल्स अपीयर करते हैं तो वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेबल है। अब बात ये आती है कि कोई स्टूडेंट मास्टर्स के लिए जा रहा है, एक स्टूडेंट है जो फाउंडेशन लेवल पे जा रहा है, तो किस बच्चे ने UKVI आइल्स देना है, किसने एकेडमिक आइल्स देना है, किसने जनरल आइल्स देना है। तो ये आइल्स की 2-3 टाइप्स होती हैं। तो समझने की ज़रूरत है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं आपका पर्पज़ क्या है UK जाने का। आपका पर्पज़ है एकेडमिक्स, आप पढ़ने जा रहे हैं, आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू हैव टू अप्लाई फॉर एकेडमिक आइल्स। आपने एकेडमिक आइल्स देना है। अगर UKVI आइल्स की तरफ आप जाते हैं तो कुछ कोर्सेज़ होते हैं UK में, जब आप अपने काउंसलर से बात करेंगे जिस यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई कर रहे हैं आपके लिए, तो वो आपको बताएंगे कि आप इसके लिए सिर्फ एकेडमिक नहीं बल्कि UKVI एकेडमिक आइल्स दें या सिंपल एकेडमिक आइल्स दें। तो बहुत ज़रूरत होती है कि आप अपने काउंसलर से, अपने एडवाइज़र से या अपनी यूनिवर्सिटी से पहले ही इस चीज़ को क्लियर करें कि आपको कौन सा आइल्स जो है वो देना बड़ा ज़रूरी है। और इस चीज़ का भी बड़ा ख्याल रखना होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में मेंशन किया होता है कि जी हम आइल्स लेंगे या फिर हम कोई और अल्टरनेटिव टेस्ट लेंगे, जैसे PT फॉर एग्जांपल। तो अब PT का स्कोर लेट से नहीं लिखा हुआ, लेकिन आइल्स का स्कोर मेंशन्ड है कि हमें 6.5 आइल्स रिक्वायरमेंट है। तो आप इसको खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि 6.5 आइल्स के इक्विवेलेंट PT का स्कोर कैसे आता है, क्योंकि PT का स्कोर, ड्यूलिंगो का स्कोर, लैंग्वेज सर्ट का स्कोर बैंड्स में नहीं आता, वो पॉइंट्स में आता है। फॉर एग्जांपल PT का एक स्कोर है 58, तो अब वो बराबर होगा 6.5 या 6 बैंड्स आइल्स के। तो आपको खुद देखना होगा कि अगर आप कोई अल्टरनेटिव टेस्ट दे रहे हैं तो आइल्स की रिक्वायरमेंट जो है उसकी इक्विवेलेंसी ही आपको रिजल्ट रिक्वायर्ड होंगे। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन और स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला जो मामला होता है वो ये होता है कि जब आप आइल्स के 4 मॉड्यूल्स में अपीयर होते हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, तो एक ओवरऑल स्कोर भी आपका बनता है। आपने 5.5 लिए, दूसरे मॉड्यूल में 5.5 लिए, तीसरे मॉड्यूल में 6 बैंड्स लिए, चौथे में 6.5 लिए। अब आपका जो एवरेज यानी कि जो आपका ओवरऑल बनता है वो 6 या 6.5 बनता है। हमेशा याद रखिएगा कि आपको हर यूनिवर्सिटी 2 रिक्वायरमेंट्स बताती है, आपके ओवरऑल की भी और आपके इन ईच मॉड्यूल की भी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रीडिंग में 4 बैंड्स ले आऊँ, लिसनिंग में 8 बैंड्स ले आऊँ और मेरा ओवरऑल 6.5 मीट हो जाए। आपको दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। आपको ओवरऑल भी 6.5 चाहिए और आपको इन ईच भी 6 चाहिए, या फिर इन ईच 5.5 चाहिए। तो आपको दोनों रिक्वायरमेंट्स का बड़ा ख्याल रखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक मॉड्यूल में बहुत अच्छे बैंड्स ले लिए, ओवरऑल अच्छा बन गया, मगर इन ईच मॉड्यूल में डेफिसिट है तो वो रिक्वायरमेंट आपकी फुलफ़िल नहीं हो सकती। एक बात का बड़ा ख़ास ख्याल रखें, चीज़ों को प्रोनाउंस बिल्कुल ठीक तरीके से करें, अदरवाइज़ इसका इंप्रेशन बहुत ख़राब जाता है। कुछ लोग इसको आइलेट्स कहते हैं, इसको आइल्स कहते हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सर्विस।